नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को अब हम दिखाने जा रहे हैं सबसे पहले सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले ईरान का मुस्लिम एजेंडा दिखाएंगे जो उसने भारत के कंधे पर रखकर चलाया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर एक ऐसा झूठ बोला है जिसे उसे एक्सपोज करना जरूरी है। वैसे भारत ने भी जवाब दे दिया, अपने गिरेमा में झांके, यह कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। फिर न्याय वाले नकली इंजन की बात करेंगे जिसकी चाबी को आज सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। अदालत ने 1 अक्टूबर तक पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और ऐसी बातें कही जो बुलडोजर को न्याय समझने वालों को जोर से चुभी होंगी। इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। फिर सत्ता की उस आतिशी पारी की बात करेंगे जो दिल्ली में शुरू होने वाली। अरविंद केजरीवाल ने आज उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। लेकिन इसके पीछे का प्लान क्या है और बीजेपी ने इस पर कैसे तंज किया, यह तो जरूर देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद न्यूज मित्रों को दिखाएंगे आज कैसे पीएम मोदी ने उन लोगों को जवाब दिया जो चीफ जस्टिस के घर में उनकी गणेश पूजा पर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में कुछ लोगों को भगवान गणेश की पूजा से भी दिक्कत हो रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन लेटर का मुख्य एजेंडा कुछ और था। खड़गे ने पीएम को लिखा, बीजेपी के साथ उसके सहयोगी दलों के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे नेताओं पर पीएम लगाम लगाएं। आज सत्ता में उन सभी न्यूज मित्रों के लिए एक चिंताजनक खबर है जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। कैसे इससे उनके दिल को खतरा हो सकता है, इस पर एक नई और चौंकाने वाली रिसर्च रिपोर्ट आई है। साथ ही यह भी नोट कीजिए कि एक दिन में आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। और भारत के लिए आज चीन से एक शुभ समाचार। भारतीय हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हरा दिया है। मैच का एकमात्र गोल जुगराज ने किया। खैर, अब आज की सबसे बड़ी खबर, सोचिए जरा। सत्ता में अब बात करते हैं उन भारत विरोधी भ्रामक विचारों की जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी ने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। आश्चर्य का विषय तो यह है कि जो ईरान इस वक्त कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक हर फ्रंट पर सवालों के घेरे में है, वो हिंदुस्तान की सरकार पर आरोप लगा रहा है। धर्म को हथियार बनाकर दुष्प्रचार वाली जुबानी फायरिंग कर रहा है। सत्ता में आज यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान के इन बदले बदले तेवरों की वजह क्या है। शुरुआत करते हैं खमेनी के भारत विरोधी बयान से। खमेनी सर्वोच्च नेता जो हैं ईरान के, उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया है। खमेनी के शब्दों को ध्यान से सुनिए। 16 सितंबर को शाम 5:16 पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया के मुस्लिमों को भारत, गाजा और म्यांमार में रह रहे मुस्लिमों की तकलीफ से अनजान नहीं रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, भारत, म्यांमार और गाजा एक लाइन में कैसे हो सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि अगर आप उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं तो आप मुस्लिम नहीं हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की उम्र 86 वर्ष है और उनकी भाषा से ऐसा लगता है कि उनकी मेमोरी से सत्य और तथ्य डिलीट हो गए हैं। भारत पर सवाल उठाने वाले खमेनी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। गाजा और म्यांमार के साथ भारत की तुलना का मतलब क्या है। खमेनी भारत के मुस्लिमों की किस तकलीफ और पीड़ा की बात कर रहे हैं। भारत के मुस्लिमों की स्थिति का अंदाजा खमेनी ने किस आधार पर लगाया। क्या खमेनी भी अब भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। खमेनी ने भारत जैसे मित्र देशों के लिए ऐसी बातें क्यों कही हैं। खैर, जो खमेनी ईरान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर जवाब नहीं दे पाते हैं, जो खमेनी ईरान के आतंकी संगठनों से रिश्ते पर जवाब नहीं दे पाते हैं, वो इन सवालों का जवाब कैसे और क्यों देंगे। हालांकि खमेनी के भ्रामक विचारों का भारत ने जमकर जवाब दिया है, वो भी शालीनता और सधे हुए शब्दों के साथ। खमेनी की टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि अल्पसंख्यकों के मामले में कमेंट करने वाले देशों को पहले अपने रिकॉर्ड को देखना चाहिए। भारत को नसीहत देने से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अपने गिरेबां में झांकें। अपने गिरेबां में झांकें। इसका फैक्ट नंबर्स के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान को अपने गिरेबां में देखना चाहिए, मतलब उसे अपने मुल्क के लोगों की चिंता करनी चाहिए। सत्ता के न्यूज मित्रों के
अब हम ईरान से संबंधित कुछ ऐसे आंकड़े दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसी जानकारियां सामने रखने वाले हैं जिससे आपको यह यकीन हो जाएगा कि ईरान को आखिर क्यों अपने गिरवा में देखने को कहा जा रहा है। आज की तारीख में ईरान को क्यों अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बीते 8 महीनों के भीतर ईरान के अंदर 400 से अधिक लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। सिर्फ अगस्त महीने में 81 लोगों को फांसी दी गई है। ईरान में मृत्यु दंड की सजा में अचानक वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद चिंता जता चुका है। सोचिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर ईरान की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। ईरान सुन्नी मुस्लिम और जातीय अल्पसंख्यकों के दमन के लिए कुख्यात हो चुका है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुन्नी मुस्लिम, बहाई, ईसाई सहित तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैकड़ों लोगों को अपने धर्म को मानने या उसका पालन करने के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमे चलाए गए, उन्हें यातनाएं दी गईं और तो और ईरान में अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमानों को देश के प्रमुख शहर तेहरान में मस्जिद बनाने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमानों को सरकारी और धार्मिक संस्थाओं में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान में जो लोग नास्तिक बन जाते हैं, मजहब को छोड़ देते हैं, उन्हें मौत तक की सजा दिए जाने का खतरा है। ध्यान से सुनिए ये फैक्ट्स। ईरान के भीतर इस तरह के कानून बनाए गए हैं जिससे महिलाओं के स्वतंत्रता का अधिकार छिन गया है। इन कानूनों की वजह से ईरान में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थिति बेहद खराब है। ईरान की महिलाएं सख्त हिजाब कानून और मोरालिटी कानून से त्रस्त है। ईरान में हिजाब कानून का उल्लंघन करने पर महिलाओं को जेल, जुर्माना और शारीरिक दंड दिया गया। सोचिए, जिस देश में इतना कुछ हो रहा है, जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने विचार नहीं रख सकती, जहां महिलाओं के लिए कदम कदम पर कानूनी पहरा है, उस देश के सुप्रीम नेता दुनिया के मुस्लिमों को नसीहत दे रहे हैं, भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये वही ईरान है जिसका एक और इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान से लगातार झगड़ा चलता रहता है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, बम गिरते हैं। ये वही ईरान है जो एक और एक्सट्रीमिस्ट आईएसआई के निशाने पर रहता है। ये वही ईरान है और वो हमें सीख दे रहा है। वैसे आज ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके अपने देश के आक्रोश की तस्वीरें देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि ईरान के मुस्लिमों में कितनी पीड़ा है। आपको 2 वर्ष पुरानी एक कहानी के जरिए से समझाते हैं। ईरान में कुर्द सुन्नी मुस्लिम महिला महसा अमीनी को सितंबर 2022 में सही तरीके से हिजाब न पहनने के कारण हिरासत में लिया गया। महसा अमीनी पर बेहिसाब जुल्म हुए थे। बाद में हिरासत में ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद पूरे ईरान में जमकर प्रदर्शन हुआ और इससे भी गंभीर बात, प्रदर्शन के दमन के लिए ईरान की पुलिस ने अत्याचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। 30 सितंबर 2022 को सुरक्षा बलों ने 80 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए जमा हुई भीड़ पर गोलियां बरसाई गई थी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर को इस अत्याचार की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें भारतीय मुस्लिमों का दर्द दिख रहा है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के बयान के बाद शोध के दौरान और भी ऐसी जानकारी मिली है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया को जानना चाहिए, विशेष तौर पर उन लोगों को जो बार बार भारत में मुस्लिमों का नाम लेकर अपना एजेंडा चलाते हैं, बार बार मुस्लिम मानवाधिकार के नाम पर दुष्प्रचार वाला दुस्साहस करते हैं। भारत में 3 ईरान के बराबर मुस्लिम आबादी रहती है। मतलब यह कि जितने मुस्लिम ईरान में रहते हैं उससे 3 गुना ज्यादा मुस्लिम भारत में रह रहे हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि उनके लिए यहां कोई भी कानूनी पहरा नहीं है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई सरकारी पाबंदी नहीं है। वो इस देश में पूरी स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, सत्ता और राजकाज के खिलाफ अपनी असहमतियों को जाहिर कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में गाजा की परिस्थितियों से तुलना किसी से हजम नहीं।
एक तरह का विरोधाभास सामने आता है। सरकारी तौर पर तो ईरान की सरकार भारत के साथ मधुर संबंध चाहती है, लेकिन धार्मिक तौर पर वो इस लालच से का बोझ नहीं उठा पाते कि वो भारत में शियाओं को ख़ास तौर पर और मुसलमानों को आम तौर पर अपनी तरफ आकृष्ट करें। इसके और भी आयाम हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि भारत के इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इजराइल के से जो हथियारों का निर्यात होता है उसमें सबसे बड़ा ग्राहक भारत बन गया है। दूसरी ओर भारत के प्रगाढ़ संबंध खाड़ी के सुन्नी अरब देशों के साथ भी हैं, जो कि ईरान के साथ एक तरह से प्रतिस्पर्धा में शामिल है। वैसे ईरान मूल रूप से भारत का मित्र देश रहा है। तमाम मौकों पर ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है और भारत ने भी हर मौके पर दोस्ती निभाई है। भारत और ईरान के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध भी पुराने हैं। ईरानी कच्चे तेल का भारत बड़ा खरीदार रहा है। वर्ष 2009-10 में भारत ईरान के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा बाजार था। भारत की ओर से ईरान को चावल, मशीनरी और उपकरण निर्यात किए जाते हैं। ये संबंध सिर्फ इतना ही नहीं है। इसी वर्ष भारत और ईरान ने 13 मई को चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए। चाबहार बंदरगाह पर भारी मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकेंगे। इससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया आपस में जुड़ेंगे। चाबहार के लिए हुए समझौते को चीन के BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। यहां तक कि भारत और ईरान के बीच चाबहार वाली दोस्ती से अमेरिका भी तनाव में आ गया है। तो प्रश्न यही है कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या यह कूटनीति के लिहाज से चिंताजनक नहीं है? ईरान ही नहीं, बांग्लादेश का कूटनीतिक मिजाज भी बिगड़ा हुआ है। यह ध्यान रखना होगा कि पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ बदलते समीकरण कहीं भविष्य में नुकसानदेह साबित ना हो। वैसे राजनीति की तरह कूटनीति में भी न परमानेंट दोस्ती होती है, न परमानेंट असहमति होती है, न नाराजगी होती है, न दुश्मनी होती है। लेकिन सवाल है खamenei की इस पोस्ट की टाइमिंग का। क्या इसकी वजह यह है कि भारत और सऊदी अरब में नजदीकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है? क्या इस बात से उनको चिंता? खैर, ईरान के मुस्लिम एजेंडे वाले इंजन को मोदी सरकार ने फेल कर दिया, पूरी हवा निकाल दी। देश में न्याय वाले नकली इंजन की भी खूब चर्चा हो रही है, जिसकी चाबी को आज सुप्रीम कोर्ट ने निकाल लिया और उसका इंजन बंद कर दिया। आज अदालत ने सियासत के सबसे चर्चित यंत्र बन चुके बुलडोजर पर ऐसा आदेश दिया है जो उन सभी लोगों को जोर से चुभा होगा जिन्हें बुलडोजर के विध्वंस से तीव्र इंसाफ वाला एहसास होता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कथित न्याय वाले बुलडोजर के आगे अपने आदेशों की एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिससे यह बुलडोजर कम से कम 1 अक्टूबर तक तो पार नहीं कर पाएगा। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के इस ब्रेक पर राजनीतिक दल अपना सियासी माइलेज बढ़ाने के लिए ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं और उनके बयानों की रफ्तार तेज हो गई है। लेकिन सत्ता में पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 7 बड़ी बातें बताते हैं जो उसने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर जमीयत की याचिका पर कही है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने बुलडोजर वाली कार्रवाई को अगली सुनवाई यानी 1 अक्टूबर तक रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में निजी संपत्ति पर 1 अक्टूबर तक कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हालांकि अपने आदेश से कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को अलग रखा, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस आदेश में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अतिक्रमण नहीं शामिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अतिक्रमण हटाए जाएं उनमें कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाए। अब आपको सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बारे में बताते हैं जो बहुत सारे लोगों को बड़ी जोर से चुभी होगी। बुलडोजर पर ब्रेक वाले आदेश पर जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांधे जा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बुलडोजर वाली कार्रवाई को 2 हफ्ते के लिए रोक दिया जाएगा तो आसमान नहीं फट जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में बताया
कि विशेष संप्रदाय के खिलाफ ही बुलडोजर एक्शन हो रहा है, यह कहना पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, क्या कार्रवाई कानून के तहत की गई? सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि बुलडोजर की सारी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई, लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। अपने आदेश के साथ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने जो कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। देश में अवैध निर्माण को हटाने के लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा वो अवैध निर्माण के बीच में नहीं आएगी, लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि बुलडोजर वाले एक्शन का महिमा मंडन न किया जाए। कोर्ट ने अपने इस आदेश को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष ड्राइविंग सीट पर आ गया और कह रहा है लोकतंत्र में बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। कोर्ट ने सारी चीज़ों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इससे कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। टूल बना लिया था कि माइनॉरिटी को किस तरीके से तंग करें, माइनॉरिटी के जो घर हैं उसमें उसको तोड़ने का काम करें और लॉ एंड ऑर्डर को दरकिनार कर नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस को दरकिनार कर जो ये काम हो रहा था उसको रोकने का काम किया है। मेरा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि जिन अधिकारियों ने बीजेपी के इस एजेंडे को, जिसमें सस्ती लोकप्रियता और घृणा निकले, उस एजेंडे को मूल रूप दिया, क्या उनसे वापस इस सरकार मुआवजा लेगी या जो गलती की उसको भी सजा मिलनी चाहिए? सस्ती लोकप्रियता के लिए एक फैशन चल गया है कि अगर दोषी किसी जाति विशेष का या धर्म विशेष का है उस पर बुलडोजर चला, विरोधी है राजनीतिक रूप से बुलडोजर चला। और अब नजरिया 9। आपने गौर किया होगा कैसे देश में बुलडोजर निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मशीन से ज्यादा एक सियासी वाहन बन गया था। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता बुलडोजर में अपनी अपनी राजनीति का डीजल डाल रहे थे और बुलडोजर का स्टीयरिंग अपनी मनचाही दिशा में घुमा रहे थे। इसी बुलडोजर पर हिम्मत और ताकत वाले सियासी डायलॉग भी मारे जा रहे थे। सियासी हिसाब किताब पूरा करने की बातें हो रही थी, लेकिन अब इस बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। हालांकि बुलडोजर धारी बयानबाजी पर जल्दी ब्रेक लगेगा ये लगता नहीं। पहले ये तस्वीर देखिए, बड़ी इंस्पायरिंग तस्वीर। लेकिन ये जो बॉडी शॉडी है ना, इसके पीछे की जो कहानी है उसमें एक केमिकल फॉर्मूला मिसिंग है। ध्यान से देखिएगा खबर। अब राजनीति की सत्ता से खबरों के स्टीयरिंग को हम घुमा रहे हैं, आपकी सेहत की सत्ता की ओर मोड़ते हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक चिंताजनक खबर आई है। पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कोई जिम करते करते हार्ट अटैक का शिकार हो गया, तो किसी ने बैठे बैठे दम तोड़ दिया। इसकी वजह क्या है, यह रिसर्च और जांच का विषय है। लेकिन अब आपके दिल के लिए एक नया खतरा आ गया है और इस खतरे का नाम है प्रोटीन। इस खबर की शुरुआत हम कुछ सवालों से करते हैं। क्या आप भी फिट रहने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं? क्या बॉडी बनाने के लिए आप किसी प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं? क्या जिम करने के साथ आप कोई प्रोटीन शेक भी पीते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो सभी प्रोटीन प्रेमी न्यूज मित्र जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्रोटीन आपके दिल के लिए बेहद खतरनाक है। और यह दावा अमेरिका की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिसर्च में किया गया है, जिस पर हमने आपके लिए एक सेहतमंद कूजी तैयार की है।
इस रिसर्च में बताया गया है कि धमनियों यानी कि आर्टरीज के लिए ज्यादा प्रोटीन खतरनाक है। हाई प्रोटीन डाइट की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा प्रोटीन वाले खाने से धमनियों में रुकावट होने का रिस्क होता है, यानी धमनियां अकड़ जाती हैं और धीरे धीरे सख्त होने लगती हैं, और जब इन धमनियों में ब्लॉकेज होने लगता है तो दिल संबंधित बीमारी हो सकती है और हार्ट अटैक का खतरा रहता है। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए जो उनकी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। तो अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोग्राम वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन खाने का मानक तय किया गया। मतलब अगर वजन किसी का 70 किलोग्राम है तो उसे एक दिन में 70 ग्राम प्रोटीन ही खाना चाहिए। वैसे अब तक आपने सुना होगा कि प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी है और यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन एक सच यह भी है कि अगर इसी प्रोटीन को जरूरत से ज्यादा लिया जाए तो यह सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे संतुलित प्रोटीन बालों और त्वचा के लिए अच्छा होता है, लेकिन अत्यधिक प्रोटीन लिया जाए तो इससे किडनी की बीमारी होने का रिस्क है। संतुलित प्रोटीन मसल्स और आंखों के लिए लाभकारी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रोटीन यूरिक एसिड बढ़ाता है। अगर प्रोटीन की मात्रा ठीक है तो इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है, लेकिन ज्यादा प्रोटीन से कब्ज की समस्या हो सकती है। प्रोटीन संतुलित है तो इससे शरीर की कोशिकाओं का विकास होता है, लेकिन ज्यादा प्रोटीन से मुंह से बदबू आने की शिकायत हो जाती है। इसी तरह प्रोटीन मेमोरी को तेज करने का काम करता है, लेकिन अत्यधिक प्रोटीन हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। हाई प्रोटीन डाइट कैसे आपको सेहत की सत्ता को खराब कर सकती है, यह हेल्थ एक्सपर्ट से भी समझते हैं। बीस ग्राम पर डे टू 40 ग्राम पर डे प्रोटीन होना चाहिए। करीब टोटल डाइट का 20% होना चाहिए, और अगर ये 22% से बढ़ जाता है तो प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, प्रोटीन की जो सोर्स है अगर वो ठीक नहीं होगा तो प्रोटीन हार्मफुल हो जाएगा। तो प्रोटीन खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन घटिया प्रोटीन या ऐसा प्रोटीन जो स्टिमुलेट करे बॉडी को, जिसमें हार्मोन्स मिक्स हों, जो पता ना हो, लेबल्ड ना हो, उससे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। यंग बच्चे कभी कभी शौक में 6 पैक्स एब्डोमेन बनाने के लिए प्रोटीन सोचते हैं खाने से जल्दी हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है। मसल्स की जो ग्रोथ है वो मसल्स की एक्सरसाइज से होती है। हाँ, उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो नेचुरल प्रोटीन लेना चाहिए। इसके अलावा यंग बच्चों में हमने देखा है जो प्रोटीन कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, अनऑथराइज्ड वाला या अनसुपरवाइज्ड वाला, उनमें यंग कार्डियक डेथ्स भी हो रही हैं। उनको कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है। अब हम आपको प्रोटीन वाली इस रिसर्च पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं और बताते हैं कि जो खाना आप खाते हैं उसमें कितना प्रोटीन होता है। जैसे 100 ग्राम राजमा में प्रोटीन की मात्रा 24 ग्राम होती है, जबकि 100 ग्राम चने में प्रोटीन 19 ग्राम और सोयाबीन में 36 ग्राम होता है। इसी तरह 100 ग्राम अरहर की दाल में 22 ग्राम प्रोटीन रहता है, जबकि मूंग की दाल में प्रोटीन की मात्रा 24 ग्राम होती है। इसी तरह 100 ग्राम पनीर में करीब 20 ग्राम प्रोटीन रहता है, लेकिन इसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, इसीलिए पनीर का बेटर ऑल्टरनेटिव टोफू है। इसके अलावा नॉनवेज में भी हाई प्रोटीन डाइट में शामिल है। 100 ग्राम अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि 100 ग्राम मटन में 25 ग्राम, चिकन में 27 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन ध्यान रहे, हाई प्रोटीन डाइट खतरनाक नहीं है। अगर ऐसा खाना ज्यादा खाया जाए और लंबे वक्त तक खाया जाए, असली खतरा तभी। सीजीआई के घर वाली गणेश पूजा की, जिस पर विवादों का एक और एक्सटेंशन हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर विपक्ष के सभी आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से पीएम मोदी ने कहा कि गणेश पूजा में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। उन्होंने यह भी कहा कि बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था। आज समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आज अपने जन्म दिवस पर पीएम मोदी का यह बयान ट्रेंड कर रहा है। इसे सुनिए, फिर यह बताएंगे कि पीएम मोदी के जन्म दिवस पर अरविंद केजरीवाल लगातार हेडलाइन में क्यों रहे।
बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। और सत्ता में अब बात करते हैं दिल्ली में सीएम परिवर्तन की। जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, तब से एक सवाल हर किसी के मन में उठ रहा था कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज इस सवाल का जवाब मिल गया है। दिल्ली में दिवाली से पहले आम आदमी पार्टी ने सियासी आतिशबाजी की जमकर। मतलब साफ है, आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने सहमति जताई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आतिशी के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मुझे माला मत पहनाइए, मेरे लिए, दिल्ली वालों के लिए दुख की घड़ी है कि सबसे चहेते मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद आज शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की। इसी मुलाकात में उन्होंने इस्तीफा सौंपा और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मुख्य रूप से बताएं तो दिल्ली की सत्ता में दो घटनाओं की चर्चा हर तरफ रही। एक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और दूसरा अगले सीएम आतिशी का नाम। आपको बता दें, 13 सितंबर को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, अब जनता तय करे कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान। जनता ने दाग धोया और विधानसभा चुनाव जीता तो फिर कुर्सी पर बैठूंगा। हालांकि बीजेपी ने नई सीएम और पुराने सीएम दोनों पर तीखा हमला किया। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा है पपेट सीएम। इसमें अरविंद केजरीवाल को एक कलाकार और नई सीएम आतिशी को एक कठपुतली की तरह दिखाया गया है, जिसके सभी धागे केजरीवाल की उंगलियों में बंधे हुए हैं। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जो अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। से भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मारलेना का फैमिली था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर दिया। माननीय केजरीवाल जी का ये एक ट्रेंड है, वो जब भी चुनाव आते हैं अपनी
बातों से भाग खड़े होते हैं। अब जनता आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। आतिशी का राजनीतिक करियर करीब करीब 11 वर्षों का है। 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करती हैं, घोषणा पत्र कमेटी की सदस्य बनी। 2015 में मनीष सिसोदिया की सलाहकार बनाई गई। 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से आपके टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। 2020 में कालकाजी विधानसभा से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी। 2023 में मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद वो दिल्ली सरकार में मंत्री बनी। केजरीवाल सरकार में उन्हें शिक्षा समेत 6 मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। आतिशी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की करीबी मानी जाती है। लोगों के मन में यह सवाल भी है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की भरोसेमंद हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहने के दौरान आपको एकजुट रखा। शराब घोटाला केस में केजरीवाल और सिसोदिया का बचाव किया। एलजी और केंद्र सरकार पर काफी आक्रामक रहे। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह तीसरी बार होगा जब कोई महिला दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी। सिर्फ 20 सेकंड में दिल्ली की 3 महिला मुख्यमंत्रियों से आपको मिलवाते हैं। एक नाम है सुषमा स्वराज, जो 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। 52 दिनों तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रही। दूसरा नाम है शीला दीक्षित का, जो 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक वो सीएम रही। कुल 15 साल 25 दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रही। और तीसरा नाम है आतिशी, जो बहुत जल्द सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। सरकार बनाने का दावा पेश हो चुका है।